Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for the SEBI Grade A aspirants. तो जल्दी से जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे हमारे साथ ऑनलाइन हैं, कनेक्टेड हैं, जल्दी से सेशन के अंदर चैट बॉक्स में मेरे को बता दीजिए इफ यू कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर. तो वी विल प्रोसीड विद द सेशन. जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए इफ यू कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं A to Z और बेसिकली A to Z ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सेबी ग्रेड ए. सेबी ग्रेड ए की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए, किस तरह से कर सकते हो, तो वो हम यहाँ पे बात करेंगे. उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो वो भी मेरे से आप पूछ सकते हो. दिस सेशन इज फ्री फॉर ऑल. कोई भी हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ये सेशन शेयर कर सकते हो. और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि अगर आप सेबी की तैयारी कर रहे हो तो जल्दी से अड्डा 24/7 ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए. यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री मिल जाता है. इसके अलावा अगर सपोज आपके पास ऐप है और आपने हमारा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो. अगर मैं बात करूं कम्युनिटी ग्रुप की, तो यहाँ पे मेरा डेडिकेटेड ग्रुप है अंडर द एग्जाम कैटेगरी रेगुलेटरी बॉडीज. अगर आप देखो मेरा फाइनेंस बाय वीर सर है. यहाँ पे आप मेरे साथ डायरेक्टली एंगेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो. इसके अलावा आप चाहो तो मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जुड़ सकते हो, विच इज टेलीग्राम एंड इंस्टा. तो दोस्तों जरा जल्दी से कंफर्म करो इफ यू कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर. और जल्दी से हमारा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो को लाइक कर देना, वहां पे भी ये वीडियो मिल जाएगा. एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों कि अगर आपने हमारे महापेक्स में एनरोल करना चाहा है, बेसिकली अगर आप हमारे महापेक्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारे महापेक्स पे चल रही है डबल वैलिडिटी विद ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 78% अगर आप कोड यूज करते हो Y581. तो डबल वैलिडिटी with 78% discount if you buy it from the app using the code Y581. तो इस कोड को यूज कर सकते हैं आप. ओके चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. फिर सेबी की प्रिपरेशन के रिलेटेड पहले मैं देखता हूं कि आपके कुछ डाउट्स हो तो प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए. अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू सेबी प्रिपरेशन, तो जल्दी से पूछ लीजिए. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी स्पेसिफिक क्वेरी, एनीथिंग. चलिए इतने आप अपनी क्वेरीज पूछेंगे, इतने मैं कंटिन्यू करता हूं. ठीक है, तो मैं ज्यादा आपका टाइम लूंगा नहीं दोस्तों. सेशन वुड बी क्रिस्प, क्लियर कट बात होगी. ठीक है, और कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज बेहतर हो सकती हैं, मैं आपके लिए सभी आपकी जो भी क्वेरीज हो विल ट्राई टू आंसर ऑल दोस. ठीक है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी सही है, आप जो भी क्वेरी पूछना चाहे पूछ सकते हैं. बाकी मैं यहाँ पे अपने एंड पे जो बात करने चाहता हूँ वो करना स्टार्ट करता हूँ. तो देखो दोस्तों, सेबी एग्जाम जो है 3 फेजेस में डिवाइडेड है. फेज 1, 2 एंड इंटरव्यू. ठीक है, फेज 1 बोले तो दोस्तों क्वालिफाइंग स्टेज. क्वालिफाइंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको बेयर मिनिमम मार्क्स लाने हैं 200 में से 80 से ज्यादा मार्क्स आते ही, जिसमें से पेपर 1 में 30 मार्क्स, पेपर 2 में 40 मार्क्स, और 80 से ज्यादा ओवरऑल 200 में से 80 से ज्यादा मार्क्स आते ही आप नेक्स्ट फेज के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे. आपको और कुछ नहीं करना. तो दिस स्टेज इज क्वालिफाइंग. मेजॉरिटी ऑफ द कंपटीशन जो है वो यहां से शुरू होता है. इस स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद जो कैंडिडेट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं वही कैंडिडेट्स होते हैं. क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका बहुत सारी मेहनत की जरूरत है. मेहनत की कहाँ जरूरत है, वो फेज 2 में ज्यादा जरूरत है. तो आपके ज्यादातर बच्चे जो फॉर्म भरेंगे उनमें से ऑलमोस्ट 70-80%, इवन 90% प्लस कैंडिडेट भी जो है वो सेकंड लिस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं. कोई बिल्कुल ही नालायक बच्चा है जिसने बिल्कुल पढ़ के ही नहीं दिया है तो वो फेज 1 में रह जाएगा. अदरवाइज फेज 1 क्वालिफाई करना बहुत आसान होता है. ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वालिफाइंग स्टेज के बारे में ही बात करते हैं दोस्तों. ठीक है, ये जो क्वालिफाइंग स्टेज है इसके अंदर हमारे पेपर होते हैं जीए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, पेपर 1. एंड पेपर 2 के अंदर हमारे क्या है, कंपनी लॉ, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी. ठीक है, कॉस्टिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड देन इकोनॉमिक्स. ओके,
तो देखो दोस्तों, अगर क्वालिफाई करना है तो यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो। पेपर 1 की पहले हम बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हो, या फिर आप सिंपली मतलब सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी भी कर सकते हो। मेरा ये सजेशन रहेगा कि देखो स्मार्ट बनो, इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा एफर्ट्स डालो, और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स है तो उन स्ट्रेंथ्स को यूज करो। सपोज आपकी क्वांट रीजनिंग या इंग्लिश स्ट्रेंथ है, तो यार आपको कितने मार्क्स चाहिए इस पेपर में? इस पेपर में आपको मार्क्स चाहिए 30, 30 प्लस, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जीए के लिए आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने करंट अफेयर, मतलब 4 या 5 महीने करंट अफेयर करो या 6 महीने करंट अफेयर करो, कोई भी एक स्टैंडर्ड मैगजीन मार्केट से उठाओ और 3 महीने के करंट अफेयर कर लो। क्या सर इससे एंड टू एंड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे? एंड टू एंड भी ना हुए तो एटलीस्ट 10 से 12, 15 क्वेश्चन तो बनने की प्रोबेबिलिटी है, एंड दैट वुड बी सफिशिएंट एनफ। जीए में इतना स्कोर तो बहुत है यार, ठीक है। फिर सिमिलरली क्वांट्स, अब आपको यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, सर क्वांट्स मेरा अच्छा नहीं है, क्वांट जो है वो अनप्रेडिक्टेबल रहता है। तो भाई रीजनिंग चूज करो, रीजनिंग भी अनप्रेडिक्टेबल है, तो भाई इंग्लिश चूज करो। कोई तो सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपको देखो कहीं कॉम्प्रोमाइज करना है तो कहीं स्ट्रॉन्ग भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूं तो क्वांट्स में देखो, आप अगर लेवल्स की बात करें इसके, तो ये आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स प्रीलिम्स लेवल का अगर आपका पेपर हो सकता है, ठीक है, प्रीलिम्स लेवल तक का आपका पेपर हो सकता है। कुछ क्वेश्चन मेंस लेवल के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेंस लेवल नहीं हो सकता, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेक्शन को डिफाइन नहीं करते। आपका प्रीलिम्स पीओ मेंस लेवल तक की आप तैयारी कर लो या क्लर्क मेंस तक की तैयारी कर लो, एंड दैट वुड बी एनफ टू क्वालिफाई दीस सब्जेक्ट्स। इंग्लिश आपका मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि मतलब ये तीनों ही कहीं ना कहीं आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स है ना, थोड़ा सा लेवल यहाँ पे फिर भी, अगर आप आईपीएस पीओ प्रीलिम्स लेवल तक की तैयारी करते हो तो डेफिनेटली यू कैन क्वालिफाई इन दीज सब्जेक्ट्स, और आप ओवरऑल 30 मार्क्स ला सकते हो। तो यहाँ पे आपको इस लेवल तक की तैयारी करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और बेटर ये होगा कि अगर आप ऑलरेडी तैयार हो तो सिर्फ मॉक्स की प्रैक्टिस करो इन 3 सेक्शंस को इंप्रूव करने के लिए, और जीए के लिए एक 3 मंथ की मैगजीन उठाओ। उससे ज्यादा एक मन में यार, एक मन में फिक्स कर लो रूल कि इससे बाहर आया तो मैं नहीं करूंगा। सपोज यहाँ पे 10 क्वेश्चन आप यहाँ से बना लेते हो, 10 यहाँ से बना लेते हो, 10 मार्क्स यहाँ से बना लेते हो, 10 मार्क्स यहाँ से बना लेते हो, बहुत है यार, और कितना बनाना है? 40 नंबर आ गए, इतने तो चाहिए भी नहीं थे, हमें तो 30 ही चाहिए थे, ठीक है। सो यू नीड टू बी स्मार्ट। एफर्ट्स कहाँ पुट करने हैं? एफर्ट्स यहाँ पे पुट करने हैं। अब फेज 2 जो है, सॉरी पेपर 2 जो है फेज 1 का, अब वो भी क्वालिफाई करना है, वहां पे भी 40 मार्क्स हैं, और अब नोटिफिकेशन आ जाएगा, टाइम कम है, तो सर कहाँ कहाँ एफर्ट्स डालें? तो डायरेक्टली उसी चीज पे मैं बात करूंगा। देखो पहली चीज है सिलेबस। सिलेबस जो होता है फेज 2 का जो है वो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव है, या पेपर 2 का बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव है, खासकर फेज 2 के परस्पेक्टिव से। फेज 1 में लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे अगर 50 क्वेश्चन आते हैं इन सबके मिला के, तो 50 क्वेश्चन में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स लगते हैं। यार ये कहां से पूछ लिया, क्यों पूछ लिया? वो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सपोज कंप्यूटर का क्वेश्चन ही डाल दिया, सपोज डाल दिया, इनकम टैक्स का क्वेश्चन डाल दिया, तो वो ऐसे लगते हैं कि यार इनकम टैक्स, अब लगता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस सिलेबस का पार्ट है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। तो ऐसे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे जो आपको लगेंगे कि यार ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन वो 2 से 3 क्वेश्चन हमें करने भी नहीं है। हमें रिमेनिंग 40-45 क्वेश्चंस पे फोकस रखना है, और पहली चीज उस लेवल तक का प्रिपेयर करना है कम टाइम फ्रेम में, जो कि हम ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकें। पहले फेज 1 पूरी खत्म करनी है, फेज 1 क्वालिफाई करनी है, ठीक है। तो फेज 1 क्वालिफाई करने के लिए आप क्या है, थोड़े से सेलेक्टिव हो सकते हो, कुछ सब्जेक्ट्स को लेस वेटेज दे सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है, कुछ सब्जेक्ट्स को ज्यादा वेटेज दे सकते हो। तो वेटेज का पता कैसे चलेगा वो मैं आपको बताता हूं। वेटेज का पता लगेगा, ये जो सब्जेक्ट है इसमें अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे भी 8 to 9 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे भी 8 to 9 या इवन हायर नंबर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप फाइनेंस मैनेजमेंट में देखो तो 7 to 8 या फिर 6 to 8, ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ 7 to 8 और यहाँ पे 6 to 7। तो ये आपका वेटेज रहता है जनरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो आपका वेटेज रहा है सेबी के एग्जाम में। तो यानी कि ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फाइनेंस एंड मैनेजमेंट और इकोनॉमी। तो अगर मैं फेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आप थोड़े से, मतलब इट्स योर चॉइस यार, अगर आप सपोज कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हो तो मैं क्यों बोलूंगा कॉमर्स अकाउंटेंसी छोड़ने को? मैं तो ये बोल रहा हूं कि आपकी लाइकिंग क्या है, उसके हिसाब से आप देखो। मैंने आपको वेटेज बता दिया। सपोज आपको, क्योंकि इकोनॉमी में क्या पूछा जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है।
तो अगर आप तैयारी नहीं कर पाए हो, आप सोचो आपने 5 सब्जेक्ट तैयार कर लिए, तो इट इज सफिशिएंट एनफ टू क्वालिफाई फेज 1। आप फेज 2 पे अच्छे से तैयारी कर लेना, जो टाइम मिलेगा उसमें इकोनॉमिक्स, ठीक है। मतलब क्योंकि ये क्या है, ये क्वालिफाइंग है, पेपर 2 में आपको 40 से ज्यादा नंबर चाहिए। तो उसके लिए अगर आपके पास सपोज टाइम कम होता है, आई एम टेलिंग अबाउट द स्मार्ट स्ट्रेटेजी, कैसे आप कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो आपको कहीं ना कहीं अगर सपोज शॉर्टलिस्ट करना पड़ रहा है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट छोड़ूं अभी के लिए, बाद में जो 15-20 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे उसमें उसको कवर कर लूंगा, तो उस हिसाब से मैंने आपको वेटेज बता दी है। अब आप अपने हिसाब से उसे चूज कर सकते हो किस सब्जेक्ट की वेटेज कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ फेज 1 मैंने आपको बताया। थोड़ा सा इन सब्जेक्ट्स के पेपर 2 के कुछ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको फेज 2 में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो फेज 1 क्वालिफाई करने का आई होप आपको फंडा समझ में आया हो दोस्तों। आई होप यू आर नाउ क्लियर विद दी सब्जेक्ट्स, ठीक है। सिलेबस तो देखो, आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो सिलेबस तो आपको वहां पे डिटेल्ड मैनर में मिल ही जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जो पेपर 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो फेज 1 के हो फेज 2 के हो। फेज 1 में कुछ क्वेश्चंस तो एवरी टाइप रहते हैं, ठीक है, तो वो हमें इग्नोर मारने, उसके बारे में बात कर चुका है। लेकिन पेपर 2 इज क्वाइट एग्जॉस्टिव, बहुत तरीके से पेपर बनता है, जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए बनता है, हर चीज को टच करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो यहां पे कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सिलेबस को एग्जॉस्टिव मैनर में कवर करना है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज भी आपको पता लगेगा। अभी मैं सब्जेक्ट वाइज भी बात करूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है। एग्जॉस्टिव मैनर में आपको सिलेबस तैयार करना है, ठीक है। मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छोड़ के जाना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और जो सिलेबस का टॉपिक मेंशन्ड है उसे इन डेप्थ कवरेज करनी है। पहली चीज, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है जो सिलेबस में मेंशन्ड है, और उस टॉपिक को इन डेप्थ कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन पे है, तो डेप्रिसिएशन पे न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो भी हमें आने चाहिए। इस लेवल तक की प्रिपरेशन है। ये नहीं कि एएस हमने देख लिया, एएस 3 किससे डील करता है, एएस 10 किससे डील करता है, ये नहीं डील करता है। उसके अंदर अगर न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो न्यूमेरिकल्स किस तरह के बनते हैं वो भी हमें आने चाहिए। भले ही वहां से एकदम बिल्कुल बेसिक एकदम 2+2 टाइप न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो पहली चीज, पेपर 2 के रिगार्डिंग आपको जो चीज कवर करनी है एग्जॉस्टिव मैनर में करनी है, अच्छे से करनी है। फिर इसके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, सपोज अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करिए, उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाइए, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट हम कंपनी लॉ ही ले लेते हैं। तो कंपनी लॉ के अंदर देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स आते हैं कि सर क्या क्या याद करें, क्या क्या याद नहीं करें। तो आप देखो, क्वेश्चन तो बन सकता है सेक्शंस पे भी, कि ये जो सपोज किसी सेक्शन के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो वो स्टेटमेंट दे दिया और पूछा आपसे कि कौन सा सेक्शन इस चीज को गवर्न करता है, तो पूछा तो ये भी जा सकता है। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स के ट्रेंड के हिसाब से मैं ये बता रहा हूं कि जो कंपनी लॉ के अंदर जो सेक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हार्डली एक होता है, ठीक है। एक ही होगा या ज्यादा से ज्यादा दो होंगे, वैसे दो होंगे नहीं, एक ही होगा। तो हम कंपनी लॉ में पहले जो सेक्शंस के अंदर इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स है, उनको तैयार करें। जब पेपर इज फैक्ट्स ओरिएंटेड, कोई भी इंटरप्रिटेशन वगैरह यहां पे नहीं आती, फैक्ट्स ओरिएंटेड रहते हैं, तो हम फैक्ट्स को तैयार करें। तो पहले आप अपना फोकस रखिएगा कि सपोज कोई नंबर दिया हुआ है, कोई सपोज कोई मीटिंग का कोरम कितना होना चाहिए, 2/3 1/3, तो ये जो नंबर्स ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन रहती है वो हमें तैयार करने हैं। उसके बाद अगर आप याद कर सकते हो तो सेक्शंस याद करना, उसके बाद वरना मत करना, ठीक है। और पहले कंपनी लॉ का जो सिलेबस डिफाइंड है पहले उसको कवर करना। ऐसा नहीं है कि उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है, फेज 2 में नहीं आएगा, फेज 1 में आ सकता है, ठीक है। तो ये था कंपनी लॉ के बारे में। फिर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हाईली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड आता है, या न्यूमेरिकल्स ही आते हैं इससे। अगर मैं ऐसे एक सिंपल शब्द में बोलूं तो इससे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। जैसे फाइनेंशियल रेशियो से डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, कैश शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट से आ जाते हैं, बैलेंस शीट से आ जाते हैं। तो वो जो न्यूमेरिकल्स है हमें एज इट इज अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बेसिक से लेके इंटरमीडिएट लेवल। मैं एडवांस लेवल डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम फ्रेम भी कम होता है, तो वो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन तो जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं वो तो नहीं। लेकिन हाँ, सपोज एक आपको टेबल दे दी, टेबल में आपसे कोई डाटा आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ लिया, या कोई आपसे पहले सपोज कोई फाइनेंशियल रेशियो आइडेंटिटी, आपको बैलेंस शीट वगैरह दे दी, उसके बेसिस पे आपसे फाइनेंशियल रेशियो कैलकुलेट करवा ली। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं सिंपल से, जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना हो।
तो ये जो ये पेपर है इसमें न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होके चलना है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन करो, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड अपने को चलना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग जो है वो हमारा न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों है। इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल में बच्चे थोड़े से परेशान रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते, लेकिन जैसे हमारे यूनिट कॉस्टिंग के मेथड है, जॉब कॉस्टिंग के मेथड जो है, तो उस पे जो है न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो पहले मैं कहूंगा पहले आप इसकी थ्योरी खत्म करने की कोशिश कीजिए, फॉर्मूलेज याद रख सकते हैं तो याद रखिए, कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स की जरूर कर लीजिए, ठीक है। लेकिन पहले फोकस, क्योंकि यहाँ पे मिक्स रहेगा, सपोज 8 क्वेश्चन है तो 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के और 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के, ठीक है। दैट वुड बी द अप्रोच। फाइनेंस, फाइनेंस जो है देखो कंप्लीटली फैक्चुअल ओरिएंटेड रहता है, फैक्ट्स ओरिएंटेड रहता है। फैक्ट्स ओरिएंटेड इन द सेंस मतलब वहां पे कोई आपकी इंटरप्रिटेशन, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चेक की जाएगी, सिंपल है या तो आपको पता है या नहीं पता है। इवन करंट अफेयर, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, करंट अफेयर करें, कितने करें, क्या करें, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आरबीआई सर्कुलर्स कर लो, लेटेस्ट जो है 3 से 4 महीने के आरबीआई सर्कुलर्स प्लस सेबी सर्कुलर्स 2 से 3 महीने के, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे फाइनेंस में कितने क्वेश्चन आने, सपोज 7 क्वेश्चन आने, 7 में से 2 से 3 करंट अफेयर ओरिएंटेड हो गए, और बाकी जो है बाकी स्टैटिक पोर्शन है जो आपका सिलेबस में जो सिलेबस दिया है उसके हिसाब से, और खासकर यहाँ पे फोकस फाइनेंशियल मार्केट्स पे ज्यादा रहता है, ठीक है। यहाँ पे कोई बैंकिंग के क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स के क्वेश्चन रहते हैं, तो वो हमें अच्छे से करने हैं। तो फाइनेंस जो है, जैसे बहुत सारे बच्चे आरबीआई के तैयारी करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बैंकिंग की सारी न्यूज तैयार करते रहेंगे, आरबीआई सर्कुलर्स तैयार करते रहेंगे, बाद में क्या होगा कि यार वहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटीज एंड ऑल। तो इसलिए यहाँ पे आपको पहले अपनी थ्योरी तैयार करनी है, उसके बाद करंट अफेयर पे जाना, और करंट अफेयर में सबसे पहले क्या तैयार करना है, आरबीआई एंड सेबी सर्कुलर्स। उसके बाद अगर टाइम मिले तो 1 से 2 महीने के जो लेटेस्ट बैंकिंग है, बैंकिंग भी नहीं, जो लेटेस्ट फाइनेंशियल अफेयर, जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो करने, जो कि बहुत सारी न्यूज होती नहीं है। तो यू नीड टू बी स्मार्ट, कहाँ एफर्ट्स डालने हैं, कितने एफर्ट्स डालने हैं, यू नीड टू बी स्मार्ट एनफ, ये नहीं कि लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो पेपर आता है वो एप्लीकेशन बेस्ड आता है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड इन द सेंस अगर हम बोले तो दोस्तों यहां पे जैसे आप थ्योरी तैयार कर लेते हो तो वो थ्योरी तैयार करने का कोई पर्पस नहीं है, मतलब वैसे तो है, ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई पर्पस नहीं है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं थ्योरी के। बट क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखो कुछ टॉपिक्स, जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे आप थ्योरी पढ़ते हो रोल ऑफ मैनेजर्स, या फिर आप पढ़ते हो मोटिवेशन एंड मोरल। तो मोटिवेशन में आप क्या पढ़ते हो, मोटिवेशन में आप मोटिवेशन का मीनिंग पढ़ते हो, आप डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पढ़ते हो। वहीं जो एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, इफ आई एम करेक्ट, तो मोटिवेशन और मोरल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसके बेसिस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टेटमेंट दिए हुए थे और उन स्टेटमेंट से आपको आइडेंटिफाई करना था। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी आपको एनालिटिकल एबिलिटी आपकी होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। थ्योरीज तो ठीक है, थ्योरीज तो हमें तैयार करनी है, लेकिन कंसेप्चुअली भी यहाँ पे अपने को तैयार करना है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं आपसे कि जहां से क्वेश्चन जनरली आएंगे ही आएंगे, वो अगर मैं बात करूं तो वो आपका है मोटिवेशन एंड मोरल, रोल ऑफ मैनेजर्स। ये 2 टॉपिक तो ऐसे जहां से जनरली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो पहले ये टॉपिक जरूर तैयार कर लें। लीडरशिप से भी क्वेश्चन आ जाता है, लीडरशिप से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसके बाद आप एचआरडी जरूर तैयार करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑर्डर बताया किस वे में आप मैनेजमेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आते हैं इकोनॉमिक्स। अच्छा, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं देखो जो और भी जगह ओवरलैप होते हैं, जैसे अगर मैं फाइनेंस इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक ऐसा आता है एनबीएफसी, दोनों में ही है, मतलब हम पढ़ते हैं फाइनेंस में आरबीआई के फंक्शंस के अंडर पढ़ते हैं, लेकिन वो सिलेबस में मेंशन्ड है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, एनबीएफसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां से ऑलमोस्ट क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में देखो एक पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, और मैक्रो वाला पार्ट जो है, जैसे इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आ गया पिछली बार, तो वो फाइनेंस में भी कवर होता है, इन्फ्लेशन हम फाइनेंस में भी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एनबीएफसी मैंने आपको बोला, एनबीएफसी हम फाइनेंस में भी पढ़ते हैं, तो वहां से कवर हो जाता है। सो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आपको ध्यान देना है। बाकी जो टॉपिक है, जैसे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इन्फ्लेशन, तो वो टॉपिक्स जो है आपको
बहुत क्विक वे में तैयार कर लेने, नहीं तो वो फाइनेंस में तो ऑलरेडी तैयार होते ही है, उनको अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट से जो एक बार जरूर देख लेना, क्या पता वहां से एक आधा क्वेश्चन बन जाए, काफी टाइम से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो इस बार बन सकता है, तो जरूर एक बार बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लेना, नहीं तो बाकी टॉपिक्स आपके फाइनेंस में तैयार हो जाएंगे, एंड दैट इज द थिंग। तो ये मैंने आपको बताया कि आप पेपर 2 की तैयारी कैसे कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो आपको मैंने यहाँ पे बताया। अब नेक्स्ट चीज आते हैं, एग्जाम कब हो सकता है। तो देखो, मोस्ट प्रोबेबली जून में अब हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल ही जाएगा, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, अगर पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं आते, जो कि कम ही एक्सपेक्टेड है कि शायद कोई चेंज करें, तो हमारा एग्जाम जो है मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में फेज 1 और अगस्त में जो है फेज 2, या फिर जुलाई इनिशियल, वैसे अब फॉर्म फिलिंग होगी तो जुलाई इनिशियली तो नहीं होना चाहिए, तो जुलाई मिड या उसके बाद ही हमारा फेज 1 होना चाहिए, एंड देन उसके बाद फेज 2 अगस्त में, अगस्त अर्ली में हम बोल सकते हैं कि फेज 2, तो जुलाई अगस्त में हमारा पेपर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास टाइम तो सफिशिएंट है देखो तैयारी करने का, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सोर्सेज अपनी कंस्ट्रेंट करनी पड़ेगी। सोर्सेज से रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी यूट्यूब पे सेशन लेके आने वाला हूं बहुत ही जल्दी, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं फ्री सोर्सेज, जिससे आप एसबीआई की तैयारी, सेबी की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको डेडिकेटेड कोर्स की जरूरत है तो मैं यहाँ पे आपके साथ एक कोर्स भी शेयर करूंगा। इससे पहले अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए जरा जल्दी से। देखो दोस्तों, क्या है कि मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिपरेशन ओरिएंटेड चलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कोई सैलरी पे पक्स वो बातें नहीं करना चाहता। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन द प्रिपरेशन, इसलिए मैंने आपको फेज 1 के बारे में बताया, फेज 2 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया। हाँ, फेज 2 में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, उसके बारे में भी जरा शॉर्ट में बात कर लेते हैं, वो हमारा मिस हो गया। तो जो हमारा फेज 2 में पेपर 1 होता है विच इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी बोल सकते हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर हमारे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आता है एस्से का, एक क्वेश्चन आता है प्रेसी का, और एक क्वेश्चन आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो बच्चे जो परेशान रहते हैं वो किस चीज को लेकर रहते हैं, वो एस्से को लेकर परेशान रहते हैं। सर एस्से कहां से तैयार करें, एस्से किस तरह का आएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, आपने सब्जेक्ट पढ़ा मैनेजमेंट, आपने सब्जेक्ट पढ़ा रोल ऑफ मैनेजर्स, तो हो सकता है वो कोई क्वेश्चन वहां पे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा हो तो यहाँ पे पूछ लें, डिस्कस द डिफरेंट रोल्स ऑफ मैनेजर इन एन इंपॉर्टेंट, या डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको टॉपिक मिल सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ अ लीडर ऑन द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या हाउ लीडर इन्फ्लुएंसेस द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप क्वेश्चन समझो, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें से कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन सकते हैं, यानी कि ऐसे में अगर मैं आपको, जो मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन रहा है, उसमें एक क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट ओरिएंटेड रहता है, एक क्वेश्चन आपका फाइनेंस ओरिएंटेड रहता है, एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं करंट अफेयर ओरिएंटेड। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वो कहीं से भी आ सकता है, इकोनॉमी से आ सकता है, सोशल इशू से आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चंस, ऐसे के टॉपिक्स जो होते हैं वो होते हैं। तो आपके पास चार चार क्वेश्चंस, मतलब चार ऑप्शंस होते हैं, चार में से एक करना होता है, तो कहीं ना कहीं स्मार्टली अपना टॉपिक चूज कीजिए, उसको तैयार कीजिए। नेक्स्ट आते हैं प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग देखिए क्या होता है, आपको एक पैसेज दिया होगा, उसको आपको रीड करके अपने वर्ड्स में लिखना होगा, एक अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होगा विदाउट एनी टाइपो एरर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो वेटेज वहां पे होती है, वो वेटेज होती है उस प्रेसी के टॉपिक की। तो जो आप हेडिंग देते हो, जो टॉपिक देते हो, वो टॉपिक बहुत अच्छे से देना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन एक तरह से समरी होनी चाहिए पूरे के पूरे पैराग्राफ की जो आप लिखने वाले हो। ठीक है, सपोज आपने बुद्धिस्ट फिलॉसफी, सपोज उसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी दे रखी है, मैं अभी रैंडमली दिमाग में आया, और बुद्धिस्ट फिलॉसफी ने उसने बताया एथिक्स के बारे में बात की हुई है, तो आप जैसे टॉपिक दे सकते हो बुद्धिस्ट एथिक्स, या फिर आप बात कर सकते हो बुद्धिज्म एट फोल्ड पाथ, इस तरह से जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको टॉपिक देना होता है, दैट इज इट। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें अपने वर्ड्स में आंसर करना होता है। ठीक है, सो दोस्तों, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस जरूर करनी होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं आता कि जिसके लिए अलग से तैयारी, हाँ थोड़ी सी अलग से तैयारी ऐसे के लिए जरूर करनी पड़ती है, प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करनी होती है। तो मैं ये कहूंगा, एग्जाम जब आप फेज 1 क्वालिफाई कर जाएं तो फेज 2 के टाइम पे जरूर कुछ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है,
सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन पार्ट। आई होप आपको प्रिपरेशन समझ में आई हो। ए टू जेड ऑफ सेबी प्रिपरेशन, उन सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट, हर चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो मेरे पास ओवर द पीरियड ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, वो यहाँ पे जो शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता था, वो मैंने शेयर करने की कोशिश की है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। मैंने शुरुआत के वीडियो में भी बताया कि कैसे आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। तो कोई डाउट है दोस्तों तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इट्स टाइम टू रैप अप। चलिए तो फिर क्लास को रैप अप करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जो कोर्सेज के बारे में बता रहा था दोस्तों, वो कोर्सेज के बारे में जरूर बात कर लेंगे एक बार। अगर आप सेबी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो हमारे पास जर्नलिस्ट का डेडिकेटेड बैच है। वैसे तो हमारे पास आईटी और लीगल के भी बैच है, बट सेबी अगर आप जर्नलिस्ट की तैयारी करना चाहते हो तो दिस इज आवर बैच। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, तो बहुत सारा कंटेंट अभी बचा हुआ भी है, बहुत सारा कंटेंट हो चुका है, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये बैच मिलेगा। आप इसमें एनरोल कर सकते हो, और एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y581। वैसे मेरा एक सजेशन रहता है, देखो जो रेगुलेटरी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं मल्टी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। वो आरबीआई की भी तैयारी करते हैं, वो इसका भी करते हैं, वो इसका भी करते हैं, वो और भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो मेरा एक सजेशन रहता है कि आप जो है गो विद द बैंक महापैक्स। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे हमारा ये रेगुलेटरी का महापैक भी है और बैंक महापैक प्लस भी है। ठीक है, बैंक महापैक प्लस, इसमें क्या होता है, आपको हितांशु बस मैं अभी आपका डाउट लेता हूं। इसमें क्या होता है, आपको रेगुलेटरी एग्जाम्स प्लस बैंकिंग एग्जाम्स की भी तैयारी मिल जाती है। और रेगुलेटरी का महापैक में अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि आपको वहां पे सिर्फ रेगुलेटरी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, बैंक एग्जाम्स की नहीं होती। तो दीज आर द डिफरेंस। ठीक है, कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट द कट ऑफ फॉर फेज 2। देखिए कट ऑफ जो है वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पे तैयार की जाती है। आपको पता है, क्योंकि आपके पेपर में एक वहां पे सेपरेट वेटेज दे रखी है कि आपको पेपर 1 में इतने वेट, इतने मार्क्स, इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं, फेज 2 में पेपर 2 में इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं, एंड देन ओवरऑल 50% मार्क्स लाने हैं। तो वो तो एक तरह से एक क्राइटेरिया हो गया कि इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा। सपोज जैसे 50% लाने हैं फेज 2 में, तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 100 से ज्यादा मार्क्स तो लाने ही है। लेकिन आपकी अल्टीमेटली जो इंटरव्यू के लिए मेरिट लिस्ट बनेगी, वो मेरिट के बेस पे बनेगी। जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे, टॉप 1:3 के रेशो में जो भी कैंडिडेट्स बैठेंगे, वो वहां पे शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। तो आपको इंडिविजुअल पेपर वाइज कट ऑफ तो क्लियर करनी ही है फेज 2 में भी। ठीक है, जो आपकी पेपर 1 की है, पेपर 2 की है, एंड ओवरऑल जो फेज 2 की भी है, जो 100 मार्क्स से ज्यादा की है, तो वो तो करनी ही है। लेकिन इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, जिसके बेसिस पे जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं 1:3 की रेशो में, वो शॉर्टलिस्ट कर लिए जाते हैं। तो हितांशु, दिस इज आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो कट ऑफ के बारे में। दोस्तों अगर आपको एनरोल करना है तो आप एनरोल कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो इट्स टाइम टू रैप अप। मैं आपको एक बार कोड और बता देता हूं दोस्तों। इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y581। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और अभी के लिए डबल वैलिडिटी भी है। हितांशु, अगर आपकी ये इस क्वेरी को आई विल टेक ऑन द ग्रुप, जो हमारा डेडिकेटेड ग्रुप है उसके ऊपर मैं इस क्वेरी को लूंगा। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो उसको भी मैं वहां पे कवर कर लूंगा। ठीक है, यू वांट टू स्टडी मोर सब्जेक्ट्स फ्रॉम मी, आई आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। कई बार आ जाता है, क्योंकि बच्चों को मेरा थोड़ा सा स्टाइल जो है थोड़ा पसंद आ जाता है, तो इट्स लाइक दैट। बट नो वरीज, मैं आपसे इसे 1-to-1 डिस्कस करता हूँ कैसा क्योंकि अभी के लिए जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी शेड्यूल बहुत टाइट है। तो मैं और सब्जेक्ट अभी के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट वी हैव डेडिकेटेड मेंटर्स जो कि बहुत क्वालिफाइड हैं अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। सो वो आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। बट फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज आती हैं तो आई विल ट्राई टू टेक देम अप, नो वरीज। आई हैव अ गुड ग्रेस्प ओवर द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। ठीक है, सो दोस्तों इट्स टाइम टू रैप अप। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, तो नो वरीज, जस्ट स्टे फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। कोई भी क्वेरी रहती है तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पे हैं ऑलवेज। टेलीग्राम पे जुड़ना है तो टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए मैं, आपने अगर मैसेज कर दिया तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। सो गाइस, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।